हेलो हेलो हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग कभी भी लेक्चर देख रहे होंगे उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड उसके बाद का जो भी है ना। लेकिन यहाँ पर अभी मेरा लेक्चर चल रहा है दिन की 1 o'clock 44 मिनट्स पे, 54 मिनट्स पे। और जो कि ऑलरेडी लेट है दोस्तों आज की क्लास के हिसाब से, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे थे। कोई पता नहीं बैंगन का क्या बना रहा है, कोई पता नहीं वो आंवला पाचक आंवला, क्योंकि पाचक नहीं हो रहा है इन लोगों को, है ना, डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें। वैसे ही गर्मी आ गई है अब अपने पास, ठीक है। बहुत गर्मी लग रही थी, भगवान का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे कूलिंग सिस्टम में हम लोग बैठे हैं। चलिए सर, थोड़ा आपको गर्मी लग रहा है ना। हेलो बच्चों, थोड़ा सा मुझे सेल में प्रॉब्लम हो रहा है, सेल को मैं थोड़ा सा सुधार लूं, फिर मैं 1 सेकेंड में। वो किसकी सेटिंग है? चलिए भाई, भाई भाई भाई, सॉरी 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 सॉरी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित हम आज चैप्टर में कुछ अच्छा पढ़ा के करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर तक हमने क्या देख लिया था सर? कल के लेक्चर तक हमने देख लिया था सर कि कैश फ्लो की जो 2 मेथड्स होती हैं बनाने की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट मेथड में सर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो हमें उसको कन्वर्ट करके कैश की इंफॉर्मेशन निकालनी रहती है। लेकिन ओवरव्यू ऑफ द सीएफएस, ओवरव्यू ऑफ द सीएफएस क्या था सर? ओवरव्यू ऑफ द सीएफएस था सर कि हमें, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, उन तीनों के टोटल फ्लो में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर एवरीबॉडी, है ना। तो सर उससे क्या मिलेगा हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो सर ऑपरेटिंग ही एक्टिविटी दोनों मेथड में डिफर कर जाती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की इंफॉर्मेशन तो हमको यूं भी अवेलेबल रहती है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी। तो सर हमने क्या देखा था? हमने कल देखा था कि सर अगर, सर अगर अगर अपन लोग डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन हमको बोलेगा चलो भैया डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो हम देखेंगे कितना सैलरी पे करा, कितना रेंट पे करा, कितना मैंने सेल करा है, कितना लोगों से पैसा आ गया है, कितना मैंने चुका दिया है, वो सब ऑपरेटिंग से रिलेटेड कैश फ्लो। लेकिन सर वहां पर कुछ कैलकुलेशन हमारे साथ वो भी आएंगे जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। उन दोनों में सबसे डिफिकल्ट चीजें होती कौन कौन सी? एक तो डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। उसके अलावा जो भी होती हैं वो मैंने आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ा रखी है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने जो पी एंड एल में अभी 13,000 का रेंट डाल रखा है, 13,000 का, लेकिन मेरे साल भर का रेंट कितना था? 12,000 या 15,000 मान लो। तो सर आप पी एंड एल में कितना रेंट डालोगे? मतलब 15,000 साल भर का रेंट है, मैंने पे सिर्फ 13,000 किया है, तो पी एंड एल में कितना रेंट गया होगा? 15,000। यहाँ एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि पूरे साल भर का रेंट जाना चाहिए। तो वहां पर सर 15,000 गया, लेकिन मेरे जेब से कितना गया? 13,000। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो रेंट पेड आएगा वो 15,000 से आएगा कि 13,000 से आएगा? 13,000 से आएगा। बोलो क्लियर एवरीबॉडी, सब लोगों को समझ में आता है? डन। तो ऐसी बातें करी थी, फिर मैंने डेटर क्रिएटर अकाउंट समझा दिया था कल की क्लास में। फिर हम जंप करे थे इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड पे सर हमने क्या देखा था कि सर इनडायरेक्ट तरीके से मुझे क्या निकालना चाहिए था बच्चों? इनडायरेक्ट तरीके से कैश निकालना है ऑपरेटिंग का। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश के लिए सबसे पहले मैंने किसको पकड़ लिया? प्रॉफिट को। लेकिन प्रॉफिट भी कौन सा पकड़ा था सर? पूरा बोलो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बोलो फिर से बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको हमने पकड़ लिया। क्या पूछा उसको सबसे पहले? भाई तू है, नहीं तू है भाई, उसको आप करके बोलो बेटा, प्रॉफिट है, इज्जत देनी पड़े। तू क्या बोल रहा है ना, तू नहीं बोल, लॉस को तू बोलेंगे।
प्रॉफिट अपना जमा ही जैसा है ना। चलो प्रॉफिट को हम क्या पूछेंगे, आप कैश है क्या, नहीं हो क्या, बोल रहा हूं प्रॉफिट को इज्जत से बोलो बेटा, आप मेरे पूरे कैश प्रॉफिट हो। उसने बोला नहीं, मैं तो कैश प्रॉफिट नहीं हूं, क्योंकि मैं तो नॉन कैश और कैश दोनों लेके आता हूं। नॉन कैश कौन से खर्चे होते हैं सर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा। नॉन कैश इनकम कौन सी होती है सर, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन एक्सेट्रा। क्लियर है। तो उसने बोला मैं तो सब कुछ हूं। मैंने कहा काम करता हूं, सबसे पहले मैं आप में एडजस्ट करता हूं कौन से आइटम का, नॉन कैश आइटम का। नॉन कैश आइटम सर टू टाइप के होते हैं, एक नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस। जी जनाब। तो नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करेंगे, नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे। बोलो क्लियर है जी। फिर उसको मैंने पूछा क्या आप कैश में कन्वर्ट हो गए, उसने कहा जी हाँ मैं कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो इसने बोला कि मेरे अंदर तो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों आइटम आते हैं। तो हमने बोला चल हम नॉन ऑपरेटिंग को हटा देते हैं, तो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो होंगे जो ऑपरेटिंग के नहीं होते। तो सर जो कौन से वाले, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम इस प्रॉफिट में अभी प्लस माइनस हो चुके हैं, उनका रिवर्सल इंपैक्ट दे दो। तो सर जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चा इस पीएनएल में माइनस हो चुका था, उसे वापस क्या कर दूंगा, प्लस, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस। सर एग्जांपल दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होता है इंटरेस्ट पेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होता है इंटरेस्ट पेड, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में होता है इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। बोलो क्लियर है बच्चों यहां तक सबको, डन। फिर सर मैंने उसको फिर पूछा कि हे प्रॉफिट देवताओं, क्या बोला मैंने, देवताओं, ये इंदौर की है ना, हे प्रॉफिट देवताओं, उन नेताओं वो अलग है, वो SBIL में आता है नेताओं, यहाँ देवताओं है क्योंकि ये प्रॉफिट है ना। तो सर हमने बोला कि ये उसको बुरा क्यों लग रहा है उसका, चलो हाँ सर देखें, हाँ सर देखो ये प्रॉफिट, अभी मैंने पूछा क्या आप कैश में कन्वर्ट हो गए, अब हो गए, उसने कहा नहीं सर मैं अभी तक आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तब्दील तो हो चुका हूं, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुआ। मैं कैसा हुआ, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमने बोला ये क्या नई पिक्चर है, उसने बोला सर मैं क्या करता हूं कि है ना कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन जो क्रेडिट में सेल हुई उसने खामखा प्रॉफिट तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारे पास जेब में कैश थोड़ी ना बढ़ा। तो हम सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ट्रीटमेंट क्या था सर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ट्रीटमेंट क्या था, हाँ जी सर। तो देखो सर क्या पढ़ा दिया था, तो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमने देखा था कि करंट एसेट इंक्रीज होंगी, है ना, तो मेरे जेब से पैसा गया तो यहाँ पे कैश का फ्लो देखेंगे माइनस होगा। सर करंट एसेट डिक्रीज होंगी मतलब सर क्या हुआ, पैसा, पैसा करंट एसेट डिक्रीज मतलब पैसा आया तो मैं प्लस करूंगा, उसका उल्टा करंट लाइबिलिटी में होता है, फिर मैं लेस टैक्स कर दूंगा और एक्सटर्नल आइटम कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यहाँ तक क्लियर है। ये तो सर कल तक का रिवीजन हुआ, लेकिन सर आज का नया पढ़ाओ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है जी, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें क्वेश्चन को शुरू करनी है।
बेटा अभी मत लिखो ना यार, गजनी की बहन है क्या तू यार? मैं तुमको कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तुमको बोल रहा हूँ? मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ जो मुझे यहाँ दिख रही सामने लैपटॉप। ये तो पर्सनल हो गई। भगाओ इसको क्लास से बाहर। बैंगन खा खा तो उसकी पर्सनल के चक्कर में मेरी बातों में कहाँ अभी तू आ गई? ऊपर से गुस्सा कर रहे हो मैडम, ये सर खाली पेज पलटाना पैसा बोल रहा हूं। मैं तुमको बोल ही नहीं रहा, ऐसा कहाँ लिखा कि मैं वैभवी को बोल रहा? मैं तो रास्ते से जा रहा था, अकाउंट पढ़ा रहा था, तुझे मिर्ची लग गई बैंगन के साथ, तो मैं क्या करूं? चलिए सर, चलिए चलिए। और क्या यार सर, आप भी पागल हो सर। आप ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा कौन बोल रहा है जी? नेहा बोल रही ना कि सर आप पागल हो। चले, क्या हुआ तेरे को ये? हाँ? कमर दर्द कर रही? हाँ? क्यों? चलो फालतू बातें करते हो, डर्टी पीपल, डर्टी माइंड, हट। चलिए सर, कहाँ कहाँ क्राइम आ रहे आप लोगों के, क्राइम आ रहे तुम लोगों के। चलिए सर, आइए। हमें सर ध्यान रखना है यहाँ पर, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन में डायरेक्टली रहेगा, कैसा रहेगा? लेकिन हम तो वो पढ़ेंगे जब नहीं दे रखा हो तब क्या, हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, है ना? तो हमें इसलिए कैलकुलेशन लिखा है। जब डायरेक्टली लिख रखा है तो हम वो ले लो जो प्रॉफिट लिख रखा है। अगर क्वेश्चन ने आपको सिंपली प्रॉफिट लिख के दिया, है ना, क्वेश्चन ने आपको सिंपली प्रॉफिट लिख के दिया और कुछ नहीं बोला कि ये बिफोर टैक्स है कि बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ भी नहीं बोला, मैं इसी प्रॉफिट को वहां पे पुट कर दूं, ठीक है। लेकिन सर हमको क्वेश्चन ने प्रॉफिट है यूं नहीं बोला, क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, हमें बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट दी। और सर बैलेंस शीट में पता है कंपनीज एक्ट का एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि एवरी बैलेंस शीट, है ना, करस्पॉन्डिंग फिगर में होनी चाहिए, है ना। मतलब सर अभी 23-24 का बनेगा तो इसके अगेंस्ट अपन क्या करेंगे, 22-23 के डेटा भी दिखेंगे। ये मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में बताऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए सर, है ना बच्चों, तो वहां पे मैंडेटरी होता है। अब देखना सर, हमें इनमें से कैलकुलेट करना है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया ही नहीं है, सिर्फ क्या दिया है सर, बैलेंस शीट दी है। और बैलेंस शीट में से हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जी क्लियर है जी? तो हम कैसे निकालेंगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम को, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सर देखो, यहां पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होता है, जिसके अंदर सबसे पहले इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं।
और इस रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स द अकाउंट में नीचे जाकर के देखना पड़ता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना है ना बच्चों। तो यहां पर लिखा था कि फर्स्ट ईयर में वो बैलेंस 80,000 था, अभी 1,40,000 हो गया है बच्चों। तो बच्चों बैलेंस शीट में जो भी फिगर आता है, सुनना मेरी बात, बैलेंस शीट में जो भी फिगर आता है वो आज तक का आता है कि इस साल का आता है? इस साल का आता है कि आज तक का आता है? तो पीएनडीएल में इस साल का आता है, बैलेंस शीट में तो आज तक का आता है। जो बैलेंस शीट में असेट आ रही वो तुमने इस साल खरीदी है, कैरी फॉरवर्ड है। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, आज 31 मार्च को अभी तक का कितना बैलेंसेस मेरी बैलेंस शीट में है। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों ये 1,40,000 जो प्रॉफिट आपको यहां पर दिख रहा है वो इस साल का है कि अभी तक का है? अभी तक का है। तो सर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस, क्योंकि सर 80,000 बैलेंस तो पहले ही था और अब कितना है 1,40,000। तो बताओ मैंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? बोलो हमने निकाल दिया सर, है ना। हमें एसओपीएल की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने बैलेंस शीट देख के ही निकाल दिया कि सर हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। बोलो क्लियर एवरीबॉडी कि नॉट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी। तो सर सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को निकालने के लिए सबसे पहला मैं लूंगा डिफरेंस इन एसओपीएल। क्या लूंगा सबसे पहले? डिफरेंस इन, क्योंकि वो तो मेरा चौक्कस प्रॉफिट है, खरा खरा कमाया हुआ प्रॉफिट है। बोलो क्लियर है बच्चों? अब मेरी बात सुनना सर, यहां पर फिगर था माइनस का 80,000, कितना फिगर था? और यहां पर फिगर है 20,000 पॉजिटिव का। क्या बोला बच्चों मैंने? प्रीवियस ईयर में 80,000 का नेगेटिव फिगर है। नेगेटिव प्रॉफिट इसका मतलब क्या होता है? लॉस। जैसे मैं बोलूं तू लड़का नहीं है, इसका मतलब कौन है? लड़की, आदमी। यार ये दोनों आज क्या खा गए? महाशिवरात्रि 8 तारीख को है ना। मैंने तो पहली बार देखी, बैंगन भी चढ़ते हैं कभी, है ना, दिमाग पे असर करते हैं। चलिए सर देखें, है ना। तो भैया मैंने बोला कि 80,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है तो क्या है? लॉस है। तो सर 80,000 का लॉस है, लेकिन इस साल के एंड होते होते वो किस में तब्दील हो गया? 20,000 के प्रॉफिट में तब्दील हो गया। तो बच्चों बताओ मैंने इस साल कितना कमाया? वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जिसने बोला 1 लाख बहुत सही, यहां पर तो 60,000 का लॉस बोलने वाले हैं। बेटा मैं ये जीरो पे होना चाहिए, मैं माइनस में था, लेकिन आज इस माइनस से लेकर के मैं 20 प्रॉफिट पे चला गया। तो इस पॉइंट से ऊपर कितना गया, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। समझ? तो इन दोनों का डिफरेंस लेना, तू माइनस माइनस प्लस होगा ना। गली वाली दीदी को प्रणाम करो, याद करो 6th क्लास में पढ़ाया कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। भैया थे, चलो फिर तो और अच्छी बात थी, है ना। भैया और आप दोनों बालकनी में बैठ के मैथ्स पढ़ते थे, है ना, नीचे ही देखते रहते थे बालकनी से कौन जा रहा है उधर। पढ़ लिया। भैया कहाँ है आजकल जिन्होंने तुमको पढ़ाया? चलिए सर, वो भी बीकॉम कर रहे हैं सर, वो बीकॉम कर रहे हैं सर। चलिए सर सेकेंड, तो डिफरेंस इन पी एंड एल की दोनों सिचुएशन समझ गए। अगर ओपनिंग वाला भी पॉजिटिव, क्लोजिंग वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों को माइनस करके ले लूंगा। ओपनिंग वाला नेगेटिव है, क्लोजिंग वाला पॉजिटिव है, तो उन दोनों को ऐड करके लूंगा। क्लियर है? मैंने लॉजिकली भी समझा दिया आप लोगों को। सर ये आ गया मेरा प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंस इन एसओपीएल जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये है? नहीं सर। सर हमने उस प्रॉफिट में से कुछ तो अगर मान लो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया होगा,
तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया होगा। तो सर बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, है ना, कि जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है सर। पहले 1 लाख का था, अब 1,50,000 का हो गया। तो बच्चों ये जो 50,000 से रिजर्व बढ़ा, कहीं ना कहीं वो भी मेरा इस साल का प्रॉफिट था या नहीं था। तो सर यहां पर मैं लिख दूंगा एड डिफरेंस इन जनरल रिजर्व को मैं बोलूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, को अपन लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर एवरीबडी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं सर कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है। प्लीज 8 हो गए। दोनों का प्लस होकर के दोनों को माइनस फिगर में लिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो में आपको विशाल सर ने बताया होगा कि अगर कोई नंबर अपन को पैसे के रूप में लिखना है ना, अगर मैंने ये लिखा तो ये पॉजिटिव है, और अगर इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा तो ये नेगेटिव है ना। ये फाइनेंस में काम आता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर ऑलवेज क्या माना जाता है, नेगेटिव नंबर माना जाता है या आउटफ्लो माना जाता है। बोलो क्लियर है। चलिए सर, तो क्या क्या अभी तक देखा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी तक क्या क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने देखा डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। फिर देखना पड़ेगा कोई रिजर्व ट्रांसफर तो नहीं है, अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो वो भी तो मेरे इस साल का प्रॉफिट ही था कि नहीं था। सर प्रॉफिट ही था तो इसको भी मैं प्लस कर दूंगा। और सर एनी डिविडेंड पेड, है ना सर। मान लो हमने डिविडेंड पे कर दिया, तो वो डिविडेंड जो आपने पे करा वो भी तो आपने कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा। हमें सर क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है कि मैंने कितना कमाया इस साल। अरे डिविडेंड में तभी बांटता हूं जब क्या होता हो, मेरे पास प्रॉफिट होता हो। क्लियर है। तो सर डिविडेंड अगर हमने पे कर दिया तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है, क्योंकि सर वो भी मेरा क्या था, वो भी सर मेरा प्रॉफिट था। बोलो क्लियर एवरीबॉडी या नहीं। चलिए सर, और बताओ सर, और बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन सर डिविडेंड के बारे में एक एक्स्ट्रा बात याद रखना कि आपको जो डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की दे रखी होगी, तो मुझे सर देखना पड़ेगा मेरी सुंदर आंखों से कि सर बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसका परसेंटेज तो फिक्स रहता है, उसका परसेंटेज फिक्स रहता है तो मैं इक्विटी वाले को दूं, उससे पहले मुझे कंपलसरी किसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस वाले को देना पड़ता है। तो यहां पर मैंने एनी डिविडेंड लिखा, लेकिन वो एनी मतलब दोनों का, इक्विटी और प्रेफरेंस का। कई बार अगर क्वेश्चन चालाक हो जाएगा ना, क्वेश्चन चालाक, तो वो सिर्फ देगा डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख रुपए, और वहां पे बैलेंस शीट में चुपके से ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी था 15% की रेट से 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो चंट आदमी नहीं है, अपन क्या करेंगे, सिंपल 2 लाख बोला, 2 लाख को प्लस करेंगे बेटा, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को पप्पा प्लस करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट भी क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट प्रेफरेंस इन डिविडेंड अर्निंग, है ना। तो हम अगर इक्विटी को दे उससे पहले ये माना गया होगा कि मैंने प्रेफरेंस को दे दिया होगा। क्या इतना दिमाग लगा पाएंगे आप एग्जाम में। हालांकि मॉड्यूल में इस लेवल का नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने पूरा मॉड्यूल छान मारा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि जो गलती हो गई डिबेंचर रिडम्पशन में, है ना, कि अपन अपने हिसाब से चलो, अपने पहले क्वेश्चन करो, फिर मॉड्यूल में कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इजी लगेगा। अपन अपने हिसाब से पढ़ लो, मेरी बुक के क्वेश्चन करो, मॉड्यूल के करेंगे तो वहां पे एग्जाम में अगर मॉड्यूल के बेस पे आया तो एवरी वन विल स्कोर 60 आउट ऑफ 60 की गारंटी मैं नहीं लेती, मिल रही गारंटी कितने की लूंगा, 60 की। चलिए, बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है जी।
क्या क्या देखा आप लोगों ने कि सर डिविडेंड एनी काइंड का डिविडेंड प्लस होगा। अब सर ये एनी काइंड में, तो सर एनी काइंड में एक तो फाइनल होता है, एक इंट्रीम होता है और एक प्रपोज्ड होता है। ठीक है सर। अब फाइनल डिविडेंड जो दे दिया वो दोनों का देखना पड़ेगा, इक्विटी का और प्रेफरेंस का। इंट्रिम डिविडेंड पे कर दिया है उसको भी प्लस करेंगे क्योंकि वो भी खामखा कहीं ना कहीं मेरा क्या था, प्रॉफिट था। लेकिन सर जब प्रपोज डिविडेंड की बात आपको यहां बैलेंस शीट के नीचे दिखी रहेगी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता है, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, क्योंकि सर वो सिर्फ अभी डिक्लेयर करके रखा है, वो अभी भी प्रॉफिट का ही रूप है। वो किसका रूप है? प्रॉफिट का ही रूप है। क्या? प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट का ही रूप है। तो सर प्रपोज डिविडेंड का मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग वाला प्रपोज डिविडेंड देंगे और क्लोजिंग वाला देंगे। कि सर वो बोलेंगे कि हमने ओपनिंग में मतलब सर 2023 के एंड वाला और एक है 2024 के एंड वाला। तो सर 2023 का जो एंड था वो 1 अप्रैल को मेरे लिए क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। और 2024 का एंड वाला मेरे लिए क्या बनेगा? क्लोजिंग बनेगा। यहां पे लिखा कि एंड में मैंने 20,000 का प्रपोज किया, अभी मैंने 30,000 का प्रपोज करा। दोस्तों आपको प्रपोज डिविडेंड की सिचुएशन पता है क्या होती है सर? कि डायरेक्टर लोग क्या करते हैं सर, डायरेक्टर लोग है ना प्रपोज करके छोड़ देते हैं डिविडेंड को, फिर अल्टीमेटली उसको डिक्लेयर करने का राइट किसको माना जाता है? शेयर होल्डर को। लेकिन सर अब मेरी बात सुनो, जब पिछले साल वाली बैलेंस शीट क्लोज हो रही थी, कौन सी? 31 मार्च 2023 की, उस बैलेंस शीट की क्लोज करते समय डायरेक्टर लोगों ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे शेयर होल्डरों को हम इतना डिविडेंड दें, तो उन्होंने वहां पर बोल दिया। लेकिन सर वो उस साल का डिविडेंड फाइनल कब हुआ? इस साल में, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर के बीच में एजीएम होगी। एजीएम कब तक होनी चाहिए बताओ? फर्स्ट वाली 30 सितंबर तक, है ना। तो दोस्तों वो जो डिविडेंड है वो फाइनल कब माना जाएगा? 30 सितंबर को। तो सर 30 सितंबर के विद इन 30 डेज जो पे होगा वो क्लोजिंग वाला प्रपोज डिविडेंड पे होगा कि ओपनिंग वाला पे होगा? ओपनिंग वाला होगा। क्योंकि सर देखो ना, आप नहीं समझे शायद। देखो सर ये 2 साल है, ये साल दूसरा है, ये साल दूसरा है। सर ये साल कौन सा है? 22-23। और ये कौन सा है? 23-24। यहां पर कोई डिविडेंड प्रपोज हुआ है, वो पे कब होगा? यहां पर होगा। तो सर इस साल में जो पे हो रहा है वो ओपनिंग वाला हो रहा है पे कि क्लोजिंग वाला हो रहा है? पे ओपनिंग वाला हो रहा है। तो सर बाय डिफॉल्ट अगर आपके क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड आ जाए तो मैं क्लोजिंग वाले को इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ किसको करूंगा? ओपनिंग वाले को। क्लियर? इसका लॉजिक पता चल गया सर? क्यों? क्योंकि सर क्लोजिंग वाला प्रपोज डिविडेंड इस साल का डिक्लेयर्ड है, जो कि पे कब होगा? अगले साल। मुझे देखना है मेरे कैश फ्लो के अंदर कितना प्रॉफिट मैंने पे कर दिया है। बोलो क्लियर है? तो सर जो भी प्रपोज डिविडेंड मैंने पे किया होगा उसे मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेरे प्रॉफिट का पार्ट था कि नहीं था। तो अगर आपको प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले दे रखे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग या क्लोजिंग वाले दे रखे होंगे बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सिर्फ ओपनिंग वाला देखोगे, क्लोजिंग को ऑलवेज क्या करेंगे? अपन इग्नोर कर देंगे बच्चों। क्लियर है? तो ये जो ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड है वो यहाँ पर तो प्लस होगा, लेकिन फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस होगा। कहाँ पे माइनस होगा? फाइनेंसिंग में। क्योंकि जो भी डिविडेंड में पे कर रहा हूँ वो कहाँ जाता है? फाइनेंस में। सर यहाँ पर क्यों प्लस करा? वो तो नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट में जाना चाहिए था ना। सर यहाँ पर क्यों प्लस हो रहा है? किस में प्लस हो रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों प्लस हो रहा है? बिकॉज दोस्तों मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो बिफोर टैक्स चाहिए। आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी या फिर फाइनेंशियल डिसीजन में ये बातें बताई गई होंगी। सर क्या एक होता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं लेस टैक्स माइनस करता हूं तो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर सर इसमें से मैं रिटेन अर्निंग माइनस करता हूं तो जो प्रॉफिट आता है वो मैं बांट देता हूं लोगों को, लेकिन इसमें भी मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा ही फॉर्मेट होता है।
मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर रीड करवाया था, सेकंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, वहां पूरा एसओपीएल समझा रखा है मैंने आप लोगों को। तो सर मुझे है ना क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, मुझे जाना कहां पर है, इस पे जाना है। किस पे जाना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है। देखो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सर आपको यहां से इस पे जाना है तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखो ना, मैं वही तो कर रहा हूं, डिफरेंस इन एसओपीएल में प्लस कर दो जो रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करा है, प्लस कर दो जो डिविडेंड को दे रखा है ना। तो सर डिविडेंड वाला यहां पर प्लस होगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए सर फिर आगे बढ़ेंगे। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे? सिर्फ एक और सर कर देंगे, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐड करूंगा? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या करेंगे? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये प्रोवाइडेड क्या होता है? मैं आपको दो बातें बोलूं, एक होता है टैक्स पेड, एक होता है टैक्स प्रोवाइडेड। बोलो, देवता बोलेंगे, बोलना। सर अभी तो एक ही चीज हो रही है कि नींद भयंकर आ रही है सर। टैक्स प्रोवाइडेड बिगिनिंग में प्रोविजन क्रिएट करता है, पे जो हुआ है साल में और कोई इस देश की जनता? क्रिश भाई कुछ बोलो यार। प्रोविजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एक बात बताओ आप लोग मुझे, नीचे रख, पहले पहले भाई मजाक कर रहा हूँ भाई भाई सीरियस ले लेता है मेरी बात पे हंस रहा है कि मुझे देख के हंस रहा है? उस पटाखों वाली फैक्ट्री में इसको भी ले जा सुनिए बच्चों, सुनिए, आपको थोड़ा सा भी टैक्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? नो सर, नो सर। चलो तो टैक्स की भी फीस भर दो, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं सर, मजाक कर रहे हैं। मतलब सर कंपनी लोग का भी ज्ञान आप ही दे दो सर, एफएम का भी ज्ञान आप दे दो सर, है ना, आरबीआई सेबी का भी ज्ञान दे दो सर आप, है ना, फिर अकाउंट का तो दे ही दो सर आप, फिर ऊपर से टैक्स का भी दे दो सर। तो क्या करूँ मैं, पुंगा बन जाऊँ? है, तब मैं ही कर दूं आप लोगों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो दिल से पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है, कोई टेंशन की बात नहीं। आओ ये बात को समझने के लिए पहले मैं टैक्स के प्रोविजन समझाता हूं आपको, ठीक है, तो कि आपको इस पूरे सीएफएस में काम आ जाएगा। सर देखो, ये साल दूसरा है, ये साल दूसरा है, क्यों खोए खोए रहते हो? ख्याल किसका है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है? पागल नहीं है भैया, लेकिन इसका दिमाग ही खराब है देखे सर। हाँ सर मेरी बात सुनो, इस साल मैंने जो भी क्रियाक्रम किया होगा, ठीक है, तो 31 मार्च को मेरा पीएनडेल बनेगा, उस पीएनडेल में मेरा प्रॉफिट आ रिया होगा, उस प्रॉफिट पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होगी, जो कि मुझे पे कब करनी है? टैक्स ऑडिट होने के बाद। और टैक्स ऑडिट 31 मार्च को ही होगी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर? क्या बच्चों क्लियर एवरीबॉडी? तो दोस्तों इस साल का टैक्स का असेसमेंट कौन से ईयर में होगा? नेक्स्ट ईयर में। तो सर इस साल को अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूंगा तो इस साल जो असेसमेंट हो रहा है वो कौन से साल का हो रहा है? प्रीवियस ईयर का। तो इस ईयर को मैं, तो सर इस साल के मैंने यहां पर जो टैक्स पे करा है, जो टैक्स पे करा है मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में,
वो तो मेरे यहाँ से कैश गया, वो मैं ऑपरेटिंग के सबसे नीचे माइनस करूंगा। कौन सा, देखो बताता हूं। यहां पर ये जो टैक्स मैंने करा है वो टैक्स पेड वाला है। कौन सा है, टैक्स पेड वाला। लेकिन सर आपने टैक्स पे करा है जो इस साल, वो आपने पे करा है इस साल की लाइबिलिटी का कि पिछले साल की लाइबिलिटी का? ठीक है सर, तो जो टैक्स पेड माइनस होगा ना वो प्रीवियस ईयर वाला होगा। कौन सा होगा? लेकिन सर इस साल जो मैंने पी एंड एल के अंदर टैक्स को माइनस किया है, क्या वो मेरी इस साल पे होगी कि अगले साल पे होगी? अगले साल पे होगी। लेकिन इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा कौन सा टैक्स माइनस होने के बाद आया है? इस साल वाला आया। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? बिफोर जाने के लिए प्लस करना। बोलो क्लियर है सर की? है ना? तो बच्चों मेरी बात सुनना, यहां पर टैक्स प्रोवाइडेड मतलब होता है कितना टैक्स आपने पी एंड एल के अंदर रिकॉर्ड किया, न कि पे किया। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? कितना टैक्स आपने पी एंड एल के अंदर प्रोवाइड फॉर किया है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी के नहीं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, देश के नौजवानों, वीर, ये देश है वीर जवानों का। बोलो क्लियर है सर? तो बच्चों प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? पी एंड एल में कितना प्रोवाइड किया है। पे मतलब वो होता है कितना मैंने पे करा है। तो सर अगर इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं सर? क्लोजिंग वाला प्लस करेंगे, ओपनिंग वाला माइनस करेंगे। ओपनिंग वाला माइनस कहां पे होगा पता है? ऑपरेटिंग के नीचे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको टैक्स दे रखा है तो अपन कौन सा देखेंगे? क्लोजिंग वाले को प्लस करेंगे क्योंकि वही इस साल पी एंड एल में। बोलो क्लियर है सर? तो सर टैक्स अगर प्रोवाइडेड दे रखा है तो आप प्रोवाइडेड को यूज कर लेना। लेकिन सर उसने प्रोवाइडेड नहीं दिया, उसने प्रोवाइडेड की जगह पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा। क्या लिखा? अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो खाली बता रहा हूं, वहां भी सुन के बता दूंगा। अभी अपन लिख भी लेंगे इसको। सर उसने प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड नहीं लिखा, उसने क्या लिखा? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स टू टाइप का होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? ये आंसर कौन दे रहा है मुझे? प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लाइबिलिटी में कहां? खत्म हो गया? फिर से दे दो ना, क्या दिक्कत? लाने पड़ेंगे? नहीं मैं नहीं जानता। ठीक है, कर दो कर दो। 964945 यूपीआई कर दो। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ बच्चों बताओ ना। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कहाँ आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है बच्चों, तो वहां से हम देखेंगे। तो यहां पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्लस करोगे वो ऑलवेज कौन सा होगा? क्लोजिंग वाला। कौन, क्यों क्लोजिंग वाला होगा? क्योंकि यही क्लोजिंग वाला तो मैंने पी एंड एल में आज रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो इस साल के पी एंड एल में रिकॉर्ड मैंने कर दिया, तो बिफोर टैक्स जाने के लिए इसको प्लस करूंगा। लेकिन जो मैंने पे करा होगा ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में, वो पे कौन सा करा होगा? ओपनिंग वाला, क्योंकि वो पिछले साल का था। वो पे कब होगा? इस साल में। क्वेश्चन में एक बात और बोली है, अगर हमें कोई टैक्स का रिफंड मिल गया था तो अपन उन्होंने पी एंड एल में प्लस कर दिया था, उससे हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर टैक्स वाला चाहिए। फिर सर सातवां, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्सपेंस है तो प्लस करेंगे, इनकम है तो माइनस करेंगे। बोलो क्लियर है जी? पक्का? अब मैं पूरा समझा दूं फिर आप लोग लिखना। यहां पर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट हो चुका है। एक बार पूरा समझ लो फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। चलिए सर देखो देखो क्या होता है। देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो सुल्तान भाई क्या पढ़ा रहे हैं, देखो। सुल्तान भाई अपन आजकल चुप क्यों हो गए भाई? हाँ,
बच्चों मेरी बात सुनो, हमारा ये मोटा मोटे तौर पे फॉर्मेट ऐसा रहता है, हमें फॉर्मेट में इनडायरेक्ट मेथड में शुरुआत कहां से करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, ये हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके लाते हैं। कहां से कैलकुलेट करके लाते हैं? वर्किंग नोट। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? कहां से कैलकुलेट करके लाते हैं? वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके लाते हैं। वर्किंग नोट बनेगा तो वर्किंग नोट में क्या बनेगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा ना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलो वो निकालने के लिए सबसे पहली फुर्सत में मैं ले लूंगा सर क्या? डिफरेंस इन एसओपीएल। डिफरेंस इन एसओपीएल अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का डिफरेंस लूंगा, ओपनिंग वाला नेगेटिव है क्लोजिंग वाला पॉजिटिव है तो उन दोनों को ऐड करके लूंगा। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्योंकि ओपनिंग वाला लॉस था तो उतना प्रॉफिट मैंने कमा दिया। डन सर। तो एक बार मैंने डिफरेंस इन एसओपीएल ले लिया तो ये मुझे पता चलेगा कि इतना प्रॉफिट तो पक्का मैंने कमा के रखा हुआ है। फिर मैंने देखा ओ तेरी, इसके अंदर से तो मैंने कोई डिविडेंड भी पे करा है। तो सर जो डिविडेंड आपने पे करा है वो डिविडेंड भी तो आपका प्रॉफिट का ही पार्ट था। प्रॉफिट तो मतलब जो डिविडेंड आपने पे करा है वो भी तो आपने कमाया होगा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन ने बोला कि इक्विटी डिविडेंड पेड करा है तो मुझे चुपके से ऊपर देखना पड़ेगा कि कहीं प्रेफरेंस तो नहीं है। अगर प्रेफरेंस होगा तो उसका डिविडेंड का रेट तो वहीं लिख रखा है, उसको भी मुझे प्लस। बोलो क्लियर है? लेकिन सर एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी वहां पर, अगर डिविडेंड के बारे में आपको बैलेंस शीट के फुट नोट में लिख रखा है कि प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला इतना क्लोजिंग वाला इतना, तो मैं सिर्फ किसको ले लूंगा? ओपनिंग वाले को। क्लोजिंग वाले को तो इग्नोर करके चलूंगा। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? फिर सर हमने देखो बैलेंस शीट में चुपके यार या तो जनरल रिजर्व में भी कुछ ट्रांसफर किया है, तो सर जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हो तो वो प्रॉफिट किस साल का होता है? इसी साल का होता है। तो सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया मतलब प्रॉफिट तो इसी साल कमाया होगा, मैं उसे भी क्या कर दूंगा? तो तीन बातें प्लस। कौन कौन सर? डिफरेंस इन एसओपीएल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड 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 डिविडेंड। एवरीबॉडी ये तीन करने के बाद पता चला ओए भाई हमें तो बिफोर टैक्स वाला चाहिए, तो जो भी टैक्स इस साल के पीएनएल में रिकॉर्ड किया था उसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में क्या बोलते हैं? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन सर टैक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमें बैलेंस शीट में ही दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब होता है कि क्लोजिंग वाला प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने इस साल के पीएनएल में डाला है क्योंकि वो इस साल की लायबिलिटी थी, लेकिन जो मैंने पे करा है वो पिछले साल का पे करा है। बोलो क्लियर है? तो सर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स में प्लस कर दूंगा। क्लियर एवरीबॉडी? ऑलवेज क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा और कुछ भी नहीं बच्चों। डन। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि सर यार अब तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते होंगे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन कौन से होते हैं सर? लॉस बाय फायर फलाना जिगाना, वो सब मैं पीएनएल बनने के बाद एडजस्टमेंट करता हूं, प्रायर पीरियड आइटम वगैरह सब, उसको भी मैं अगर एक्सपेंस है तो प्लस कर दूंगा, इनकम होगा तो माइनस कर दूंगा। फिर सर देखा अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड हो गया होगा तो उसे मैं लेस कर दूंगा। लोग क्लियर है? ये सब मिला करके मेरे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा, अब उसको पकड़ के मैं पूछूंगा बेटा क्या तू कैश है? बोलेगा नहीं 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 पप्पा मैं तो कैश एंड नॉन कैश दोनों। तो सबसे पहले अपन नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट कर देंगे। नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे तो सर क्या करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करेंगे, नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे। फिर उसको मैं पूछूंगा कि बेटा तू कौन सा है? बोलेगा मैं तो ऑपरेटिंग वाला भी, इसके अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक काम कर, तू इसको ऑपरेटिंग में कन्वर्ट हो जा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे मैं प्लस कर दूंगा एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? डन। फिर आगे बढ़ो। फिर सर बोला तू कौन सा है? बोले सर मैं तो कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता हूं, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी ट्रीटमेंट कर दो। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट करंट लायबिलिटी, लेकिन यहां पर करंट असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि वो तो पूरे सीएफएस का पार्ट नहीं होता है। लेकिन सर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग को नहीं लेना क्योंकि वो किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। बोलो क्लियर है? तो करंट असेट अगर इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूंगा? प्लस। करंट असेट सॉरी इंक्रीज होगी तो क्या करूंगा? माइनस। डिक्रीज होगी तो प्लस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस और डिक्रीज होगी तो माइनस। बोलो क्लियर है? ये सब करने के बाद अब मेरे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्सेस, है ना? उसमें से जो एक्चुअल टैक्स पे करा है, एक्चुअल टैक्स पे करा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स ले लूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग वाला जिस दिन कर दूंगा उस दिन मेरा सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तो इजीली कैच हो जाएगा। बोलो क्लियर एवरी?
अभी तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मेट समझाया मेरे प्यारे बच्चों। पानी पी लो थोड़ा थोड़ा सब लोग। लिखना है आप लोगों को, ये लिख लो, नेट प्रोडक्ट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट कैसे बनेगा। कर देंगे बेटा, सभी सब करेंगे। ये लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा।
है बेबी, जगा दिया तुमने तो मुझे। बेबी डोलम सोने दिए, ये दुनिया पित्तल दिए बेटा। हाँ, पिपल, बैंगन, ये दुनिया। आ जाओ कोई गाना सुना दो यार एक बार यार, आ जाओ यार, आज बड़ा मूड चंगा हो रहा है जी। शिवम गाना गाता है क्या? अरे उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है बेचारे का यार। हाँ जी, हाँ जी, दर्द है बेटा, रॉक स्टार है क्या? आओ ना बेबी, आओ यार, आओ यार। देखो देखो देखो, बहुत देख लिया सर। चलिए बच्चों, ऑनलाइन वालों कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ ऑनलाइन वालों? लो लो, कौन सा वो पूरा फॉर्मेट की है? ओके, ऐसा जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, तो मेरा बिजनेस आग लगाने का नहीं है, कभी कभार हो गया। तो कंपनीज एक 2013 ने बोला कि जब भी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनेगा, तो उस पी&एल में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आपको लॉस हुआ है वो एक अलग से दिखाओ सबसे नीचे। आपने अगर मेरा स्टार्ट का लेक्चर नंबर 2 या 3 देखा होगा, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल समझा रखा है, उसके अंदर हमको अलग से दिखाना हो। तो भैया वो जो अलग से दिखता है ना, वो टैक्स के माइनस होने के बाद दिखाना पड़ता है। अब मुझे जाना बिफोर टैक्स पे, तो मुझे पहले बिफोर इस पे और बिफोर उस पे जाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्लियर भाई? प्रवीण जी शॉर्ट रिकैप देने का बोला था आपने, दे दूं? अभी मैंने मैसेज रीड किया आपका। ओके, और मैंने, भैया आप लेट आए थे, मैंने उससे पहले ही रिकेप दे दिया था। वो तो मेरा इनबिल्ड है कि मैं क्लास में पहले रिकेप तो देता ही हूँ अगर लेवल की चीज। प्रपोज अलग है, इंट्रीम फाइनल अलग है। इंट्रीम राइडर उनको तो वही होगा जो दिया होगा इस बार, वो तो एज इट इज वाला लेना है। हाँ, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। चलिए सर, अब सर, अरे गुड्डी हूँ यार, एक तो तुम दोनों पास मत बैठना और तुम दोनों पास मत बैठना। हम्म, पहली बार में ही तुमने तोड़ फोड़ कर दी अच्छी वाली। हाँ पहली बार में तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, आगे क्या करना है? अरे यार वैसे मैं नहीं डांटता आप लोगों को, लेकिन आपकी बेनिफिट की बात है यार। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, पता नहीं आपके माँ बाप ने कैसे फीस भरी होगी यहाँ की, मुझे नहीं पता यार। हर कोई मिलेनियर बिलेनियर नहीं होता है भाई।
ठीक है। और हॉबी से मिलियन मिलियन तो ऐसे पैसे बिगाड़ने के लिए थोड़ी ना भेजा, यहाँ पे जाओ मजे करो मूवी देखो, यहाँ कोचिंग फीस भर के आप कोचिंग में बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। काश सोचो मैं भी अगर जब स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों की तरह से बैठ के बातें कर रहा होता, जब एक फैकल्टी पढ़ा रहा होता, तो एक तो उस फैकल्टी को ऐसा लगता है कि क्या यार ये तो अपन को सुन ही नहीं रिया है, पहली बात। दूसरा, क्या मेरी वो जिंदगी आज बन पाती जो आज है? मुंह लटका के घर चला जाता वापिस कि पापा मेरे से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाता है भाई? आप में से मैं तो मान रहा हूँ सब पास होंगे, लेकिन जिस दिन नहीं होगा ना किसी एक का भी, है ना, उस दिन देखना कितना बुरा लगेगा कि यार क्यों नहीं हुआ, मैंने तो पूरे पैसे भरे, पूरी क्लासें ली, सब कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ? और वहां पे पूरी दुनिया आपको बोलेगी गलत कि तू नहीं है, क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन दो आदमी ऐसे होंगे जो आपको गलत नहीं बोलेंगे, तो आपके गुरु और आपके माँ बाप बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अगली बार फिर कर देना, तेरे को क्रैश कोर्स करना है, ले जा पैसे, फिर जा और फिर पढ़। हाँ, फिर लेके आ जाना पैसे, भर देना हमको हमारी जेब, और आप लोग ऐसे रहना। तो क्या मैं पैसे लेने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पे? मैं आपको सुधारने के लिए बैठा हूँ। तो ऐसे बातें मत करो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सुनी हुई बातें भी एग्जाम में बहुत काम आती हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग जून में एग्जाम है तो मई में जो पढ़ोगे वो काम आएगा। अभी जो सुन रहे ना अपन दिन भर से, वो भी वहां काम आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, आईपीसीसी का, इंश्योरेंस क्लेम का, लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आया था। लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, लेकिन मैंने खाली क्लास में सुना था, मैं पढ़ के भी नहीं गया था, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था और एग्जैक्ट 200 नंबर पे पास हुआ था मैं। अगर सोचो वो अटेंड भी नहीं करता, मैं वो दिन क्लास ध्यान से नहीं सुनता, मेरे वो अटेम्प्ट लगता आईपीसी का, और आज मैं बोल नहीं पाता कि मैं इंटर और फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, ये बोल भी नहीं पाता। सर फाइनल मत पूछो। चलिए, वो तो होना ही पड़ता है, वो तो है ना, वो एक रस्म है, फाइनल में एक दो बार तो होना पड़ता है, वो एक रस्म है ना। लेकिन आप प्लीज एग्जीक्यूटिव पे मत होइएगा फेल। आप लोगों से करता हूँ रिक्वेस्ट, और मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि अगर एक ग्रुप आप दे रहे हो, पूरा दिन यहाँ बैठ रहे हो, इतनी फीस पे कर रहे हो, एसी का बिल ला रहे हो तुम लोग, ठीक है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को पास होना मांगता है। मैंने तो पहले दिन, आई थिंक मेरा लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने पहले दिन बोल दिया था कि पास होना है तो ही अपन को पढ़ना है, नहीं तो फिर क्या मतलब। आप बोलो सर मस्ती करते, मैं भी मस्ती करूंगा, बोलो करे मस्ती, चलो अंतराक्षरी खेलें, चलो चलो वो खेलते हैं, वो कि ट्रूथ एंड डेयर, कि मैं बोलूंगा बेटा बता कितनी गर्लफ्रेंड थी, तो बोले और सारी है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, सीएस एग्जीक्यूटिव है ना। तो यहाँ भी ट्रूथ एंड डेयर होने वाला है, तो बच्चों इसके लिए पढ़ लो चलो। तो अभी तक हमने क्या देखा सर? हमने देखा कि इनडायरेक्ट मेथड को हमें शुरू करना था। जैसे ही शुरू करना था तो हमने देखा कि सर यार हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम हमने ले लिया। अब सर हमें क्या चाहिए सर? अब हमें करना है नॉन कैश का एडजस्टमेंट। नॉन कैश में सबसे पहला क्या होता है सर? नॉन कैश आइटम्स में सबसे पहला आइटम होता है आपका क्या? डेप्रिसिएशन। भगवान का धन्यवाद अदा करना कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दिया। व्हाट इफ इन द केस अगर इसे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अगर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो आएगा मतलब आएगा, 12th क्लास का है। तो सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे सर मशीनरी या फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं तो पहले आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करोगे। देखो सर, ओपनिंग में आपके पास मशीन थी 1 लाख रुपए की, क्लोजिंग में वो 90,000 की हो गई। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो बताओ ये डिक्रीज को आप क्या समझोगे? डेप्रिसिएशन। क्या समझेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी कि सर ये डिक्रीज, अगर क्वेश्चन ने कोई सेल परचेज बोला नहीं है, तो ये डिक्रीज तो प्राइमा फेसी किसकी हो सकती है? डेप्रिसिएशन की हो सकती है। बोलो कि नहीं? बोलो बच्चों।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? लेकिन सर एक बात करना, एक बात सुनना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गुडविल की। किसकी बात कर रहा हूँ? गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, सब लोग समझते हो। यहाँ पर ओपनिंग फिगर आपको दे रखा है 1 लाख का, क्लोजिंग दे रखा है 90,000, केस नंबर 1। केस नंबर 2 सर 90,000 ओपनिंग दे रखा है और 1 लाख रुपए क्लोजिंग दे रखा है। चलो, तो ये डिक्रीज को आप क्या समझोगे? अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन बोल मत देना गलती से भी, नहीं तो यह है ना अभी बिल्डिंग से फेंक दूंगा। अमोर्टाइजेशन बोलो, क्लियर है? लेकिन सर इस इंक्रीज को क्या नाम देंगे? परचेज। क्या नाम देंगे? परचेज। क्योंकि सर डिक्रीज होना एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो डिक्रीज हुआ वो मेरा अमोर्टाइजेशन है। सर अमोर्टाइजेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन की बहन है। ये क्या है? डेप्रिसिएशन की बहन है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को हम राइट ऑफ करते ओवर इट्स लाइफ, वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ करना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ सर क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी के नॉट यट? बोलो डन की नॉट यट डन? बोलो बच्चों, जोर से बोलो। नहीं नहीं माता दी नहीं, माता दी नहीं। चलिए सर, क्लियर है सर। तो इंक्रीज को हम क्या प्रमाणित करेंगे? परचेस होगा। लेकिन सर अब आता है एक्स्ट्रा केस कि सर ओपनिंग असेट आपको 3 लाख की दी है, क्लोजिंग एसेट्स आपको 5 लाख की दी है, और यहां पर बोल दिया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर ए न्यू मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 3 लाख एंड पार्ट ऑफ मशीन sold 8 rupees, मैं यहाँ हिसाब लगा रहा हूँ मेरा सोल्ड 8 रुपीज कितना करो कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया। हम्म। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, चलो फटाफट करके बताओ पहले आप लोग। हालांकि डेप्रिसिएशन पे सारे केस मैं कल की क्लास में लूंगा, लेकिन फटाफट आप ये करो यहाँ पे। अजी करके बताओ।
करो एक बार बच्चों, आप लोग ट्राई तो करो। हाँ। यस। बहुत बढ़िया। चलो गिनती तो आती है आप लोगों को। चलो गिनती तो आती है, इस बात से ये। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, आप लोग फटाफट आइए। देखिए सर, सिंपल सा भी समझे ना, जिसको नहीं आएगा कल भी कर लेंगे, कल इसके एक एक केस पकड़ लेंगे अपन अच्छे से। मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है सर कितने का, 3 लाख रुपए का। क्लोजिंग होता है सर बाय बैलेंस सीडी, बाय साइड लिखेंगे कितने का सर, 5 लाख। बोलो क्लियर है। परचेस करा तो मेरी और असेट बढ़ गई, टू बैंक काउंट करूँगा कितने का सर, 3 लाख का। बोलो क्लियर है। सर सेल करता हूँ, है ना, तो बाय बैंक आएगा, जितने पैसे आए उतने। तो पैसे कितने आए सर, 1,20,000। लेकिन इससे मुझे लॉस हो गया कितने का, 20,000 का, क्योंकि कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, 1,40 थी। तो सर अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो 6 लाख इधर होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ कितना हो रहा है, 6,40,000। तो सर इसको एक काम करो, परचेस 4 लाख करो। परचेस को 4 लाख कर दो, तो क्या होगा सर, 3 और 4 7, तो इधर हो जाए 6,40, तो सर 60,000 का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। क्लियर है। यहाँ पे परचेज ऑफ पार्ट को क्या कर दो, 4 लाख कर दो। अब वही वही मैं तब वो कंफ्यूजन है, तब वो कैलकुलेट, मैं यहाँ 1,20,000 को 80,000 करने वाला था और इसको कॉस्टिंग को कम करने वाला था, लेकिन वो डिस्टर्ब कर दिया। क्लियर एवरीबडी। बच्चों अभी अपन इसके बारे में बहुत सारी बातें बची हुई है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है चैप्टर पूरा। लेकिन आप लोग बताइए अभी तक कितना समझ में आया आपको, फॉर्मेट पहले समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते जब आ जाएगा आपको, उस दिन ये CFS चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो कल की पूरी क्लास 11th क्लास का एक टॉपिक था ना डेप्रिसिएशन, उस पर रहेगी कल की पूरी क्लास, जिसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन के बहुत सारे तौर तरीके बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा तो कैसे क्या होगा सर, पार्ट ऑफ मशीनरी बिकेगी तो क्या होगा, है ना, वो सारी बातें अपन कल करेंगे। फिर कल के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सीधे क्वेश्चंस 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 करेंगे। और कॉन्सेप्ट मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से पढ़ा है। पहले मैंने शेयर में क्या किया था कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसी के तुरंत क्वेश्चंस, लेकिन CFS में ऐसा नहीं होता है कि NPBT पे मैं क्वेश्चन करवा दूं, है ना। तो पहले पूरा पढ़ लिया, ताकि यहाँ पे क्या पूरा क्वेश्चन क्रॉस लिंकिंग होता है। जैसे ये डेप्रिसिएशन अपन ऊपर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये जो लॉस आ रहा है ना, ये लॉस ऊपर प्लस करना पड़ेगा। फिर ये सेलिंग प्राइस जो है वो इन्वेस्टिंग में प्लस करनी पड़ेगी। तो सारी बातें कोरिलेट होती है। तो मैंने पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन जब कराऊंगा तो फिर से पूरी सारी चीजें होंगी, तो आपको समझ में आए। बोलो क्लियर एवरीबडी। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई डाउट है, कोई पूछ रहा है भाई, इसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो? अभी तक अपने अकाउंट पढ़ते पढ़ते अपन को कितने दिन हो गए, 8 जनवरी से अपन ने शुरू किया है, और आज क्या तारीख है, 22 दिन कितना कितने दिन होते हैं, 22 और 22 44। 44 में समझ लो कि 8 छुट्टियां हो गई हैं सब मिला करके।
है ना, तो कितने हो गए 36 में एक दिन हटा दो, वो खाली 15-20 मिनट क्लास लगी थी, है ना, तो 35 दिन अपन पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। इस 35 दिन में सबसे डिफिकल्ट क्या लगा आप लोगों को, बताओ मुझे, ताकि मैं उस पर काम करके आपको उसका भी फियर आउट कर दूं। हाँ, प्रोरेटा अलॉटमेंट और बायबैक और रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन तो इजी क्वेश्चन है। और आज और कल के क्लासेस में सीएफएस में भी कुछ ऐसा समझ में आएगा सब अच्छे से। 12th क्लास में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था क्या है, तो फिर कैसे पढ़ा, रट लिया था? नहीं 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 नहीं, फॉर्मेट से काम नहीं होता है वो, तो फिर जैसे फॉर्मेट रटने से वहां कहीं लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंक्लूड करो डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला होता है, ये फॉर्मेट में कहाँ लिखा है? और फॉर्मेट आपने रटा है, लेकिन अपन ने यहाँ पे फॉर्मेट को समझा है कि ऐसा क्यों होता है ना बच्चों। ये क्यों नॉन कैश का एडजस्टमेंट होता है, ये आपको समझ में आ गया। सर एनपीबीटी का इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों होता है, ये लॉजिक मैंने आपको समझाया है, बताओ क्यों होता है, क्यों डिफरेंस इन पी एंड एल लेते हैं, क्यों जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं, क्यों प्रोविजन फॉर टैक्स अपना क्लोजिंग वाला होता है, क्यों प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला होता है, क्यों इनकम टैक्स रिफंड को माइनस करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको क्यों 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 के साथ समझाई। बोलो क्लियर एवरीबॉडी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल, लेकिन पढ़ाई जारी रखिएगा प्लीज़। एवरी डे एवरी सिंगल मिनट आपको आपके अटेम्प्ट के पास लेके जा रहा है। और मैं फिर बता दूं, जितने ज़्यादा चांसेस आप लोगों को लग रहे हो कि आप पास हो जाओगे, उसके 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस है कि फेल हो गए, क्योंकि रिजल्ट उतना ही रहता है। अभी आप देख लेना, जो आएगा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कभी 100% नहीं रहेगा और कभी भी 30% से ऊपर नहीं रहेगा, है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि 1x चांसेस कि मैं पास होने वाला हूँ 10 के ऊपर नहीं, हाँ, तो मैं तो 30 बहुत रेयरेस्ट बोल दिया, है ना। तो 10% के ऊपर नहीं गया है, तो सोचो जितना तुमको लग रहा है कि इतनी मेहनत से मैं पास हो जाऊंगी, वो इंस्टीट्यूट की नजरों में उसका 10 टाइम ज्यादा दोगे, तब जाके उस 10% की कैटेगरी में आओगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से भी चल रहे हो, ठीक है, तो सोच के चलना, जितने लोग पास होते हैं उसके 9 गुना ज्यादा लोग क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो आप लोग मान के चलते हो मैं पास हो रहा हूं, उससे 9 टाइम्स ज्यादा प्रोबेबिलिटीज आपके पास होने की बजाय कौन सी है, फेल होने की। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, इस डर से चलोगे तो आप लोग पढ़ना बहुत अच्छा शुरू कर दोगे, ठीक है जी। फिर अभी गर्मी आ रही है और शादियां भी आ जाएंगी, होली आएंगी, होली अपन सब साथ में खेलेंगे। हाँ जी, चलिए, तो बच्चों करना, आप लोग कोई घर तो नहीं जा रहे होली वोली पे भी जा रहे हो, कितने दिन के लिए? हाँ,